नंबर 5 लेपर्ड सील। लेपर्ड सील जिसका साइंटिफिक नाम है हाइड्रोगा लेप्टोनेक्स, ये अंटार्कटिका के टॉप शिकारियों में से एक जाने जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अंटार्कटिका के सबसे बड़े शिकारियों में से एक है। इनके वजन की बात करें तो नर का वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है और मादे का वजन 500 किलोग्राम। ये सभी एनिमल्स का शिकार करते हैं, पर ज्यादा करके अंटार्कटिका क्रिल का शिकार करते हैं, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद छोटा सा एनिमल है। और एक बात जानते हो, ये इतने खतरनाक होते हैं अपने ही सील की प्रजातियों को, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद जितने भी प्रजातियां हैं सील के, उनका भी ये शिकार करता है। इनके वजन के साथ इनकी स्पीड भी काफी तेज होती है, जो कि पानी में बहुत तेजी से तैर सकते हैं। ऐसे में तो किसी शिकार का बचना मुश्किल है, और अगर कोई इंसान इनके सामने आ जाए तो ये जनरली अपने आसपास के लोगों से दूर रहते हैं, और हम भी इनके पास गए तो ये हमसे भी दूर हटने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारे में चुल मची की चलो छेड़ते हैं तो वो दोबारा चांस नहीं देगा। नंबर 4 एम्पेरर पेंगुइन। बहुत सारे पेंगुइन्स की स्पीसीज अंटार्कटिका में मौजूद है, पर ये एम्पेरर पेंगुइन दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन है और अंटार्कटिका के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। इनका वजन लगभग 48 से 100 पाउंड का होता है। केजी में बात करें तो 22 से 45 किलोग्राम। अब आप सोचोगे कि पेंगुइन्स के बच्चे पैदा होते थोड़ी ना 22-45 केजी के हो जाते होंगे, तो देखो इसका आंसर है एम्पेरियर पेंगुइन के बच्चे जन्म के समय लगभग 1 किलोग्राम के होते हैं, मतलब 2.2 पाउंड के होते हैं, और ये बच्चे 2 महीने में ही 22 केजी के हो जाते हैं, और इनका एवरेज 45 केजी तक जा सकते हैं या उससे भी ज्यादा, और इनकी हाइट लगभग 4 फीट तक होती है। अपने लंबाई की वजह से ये काफी तेज डाइविंग स्विमिंग करते हैं, 600 फीट तक की डाइविंग कर सकते हैं, और डाइविंग की दुनिया में एम्पेरियर पेंगुइन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि 1700 फीट है। मतलब अब तक वो 1700 फीट नीचे जा चुके हैं। ये तो हो गई एम्पेरियर पेंगुइन्स के डाइविंग रिकॉर्ड। अगर नॉर्मल पेंगुइन्स की बात करें कि वो कितने फीट तक जा सकते हैं, देखो पेंगुइन्स की डाइविंग की जो क्षमता है वो सभी प्रजातियों के लिए अलग अलग होती है। यह भी मैटर करता है कि उनकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, कद काठी कैसा है। पेंगुइन्स के बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता लगाया जा सकता है कि ये कितने तेजी से स्विमिंग कर सकते हैं या डाइविंग कर सकते हैं। और रही बात एम्पेरर पेंगुइन की, तो इनकी हाइट 4 फीट तक होती है, मतलब हड्डियां भी लंबी होंगी, तो इसी लंबाई की मदद से ही पेंगुइन्स तेजी से डाइविंग कर पाते हैं। अगर डाइविंग के मामले में एम्पेरियर पेंगुइन के टक्कर में कोई है तो वो है केंटू पेंगुइन, जो कि 150 फीट 45 मीटर तक डाइविंग कर सकता है। और एक बात है पेंगुइन्स के बारे में, आपको पता तक नहीं होगा कि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो -128 डिग्री सेल्सियस और घटता बढ़ता रहता है। तो इस सिचुएशन में जो पेंगुइन्स के बच्चे जन्म लेते हैं वो इतने ठंडे टेम्परेचर में नहीं रह सकते, तो इसलिए उनकी माँ अपने बच्चों को गुदगुदाती रहती है ताकि वो गर्म रह सके और इतने ठंडे तापमान से बचाया जा सके। और गुदगुदाना सभी पेंगुइन्स की प्रजातियों के लिए सेम है, चाहे वो एम्पेरर पेंगुइन हो या और भी कोई। और गुदगुदाने का जो प्रोसेस है वो कुछ हफ्तों तक चलता है, और इसका साइंटिफिक नाम है, चल ज्यादा ज्ञान मत दे आगे बढ़, रुक तो, इसका साइंटिफिक नाम है एप्टेनोडाइट्स फॉस्टर। नंबर 3 वेट्टल सील। अंटार्कटिका में मौजूद ये जीव एक ऐसा समुद्री मैमल जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है और ये सबसे प्यारा भी है। इनका साइंटिफिक नाम है लेप्टोनिकोट्स वेरेली। ये बर्फ के नीचे और चारों ओर रहते हैं। वेट्टल सील एक ही जगह पे 45 मिनट तक रह सकते हैं। इनकी हाइट 500 किलोग्राम तक पहुंच सकती है और ये लगभग 3.5 फीट तक लंबे होते हैं। ये वाकई में शांत होते हैं, लेकिन वेट्टल सील के बच्चे ज्यादा आवाज करते हैं और इनकी आवाजें भारी ढेर के बर्फ के नीचे से भी सुनाई देती है। वेट्टल सील काफी लंबे साल तक जीवित रहते हैं, लगभग 20 से 30 साल। ये लंबा साल है, हम तो सेंचुरी मारते हैं। इंसानों और जानवरों में भी फर्क समझा कर। और रही बात इनके खाने की प्रोसेस की, तो ये बर्फ पर बैठकर खाना खाते हैं ना। इनके लिए प्योर लैंड लाना पड़ेगा मिट्टी का, दूर दूर तक अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, ऐसा जगह है परिंदा भी गुजरता होगा, ठंडा जाता होगा बेचारा। नंबर 2 हॉरग्लास डॉल्फिन लागेनोरिंकस क्रूसेगर। इस नाम का यही अर्थ है कि इस डॉल्फिन के शरीर पर काले रंग के ऊपर सफेद कलर का प्रिंट है, और ये केवल सब अंटार्कटिक और अंटार्कटिक समुद्रों में पाए जाते हैं। ये लगभग 8 के ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन अब तक इन्हें 100 के ग्रुपों यानी झुंडों में देखा गया है। ये एक्सीलेंट स्विमर होती है। इनकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि उनकी जो बॉडी का आकार है वो छोटा है। हॉरग्लास डॉल्फिन ठंडे और नॉर्मल जगहों में भी रह सकती है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका के बाजू में जो समुद्र है दक्षिण महासागर, इस महासागर में ये डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है। और रही बात नॉर्मल समुद्रों की जो ठंडे नहीं है, वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र, जो कि इनमें भी ये डॉल्फिन पाई जाती है। नंबर 1 पे जाने से पहले देख, कुछ करने को तो बोलना भी मत, और हम कुछ करने वाले भी नहीं है। शांति से आगे बढ़, ठीक है, अपना भी टाइम आएगा। अबे टाइम देगा तो ही तो टाइम आएगा। नंबर 1 येती क्रैब। येती क्रैब कीवा हर्सुता, ये क्रिस्टेशियन है जिसे 2005 में डिस्कवर किया गया था। क्रिस्टेशियन कहने का मतलब है कि क्रिस्टेशियन एक प्रकार का जंतु होता है, जिनमें से कुछ जीव कठोर पदार्थों को खाते हैं जैसे क्रैब और लॉबस्टर, और कुछ जीव जैसे श्रीमप और केलब मुलायम और आसानी से चबाए जाने वाले पदार्थों को खाते हैं। और रही बात येती क्रैब की, तो ये हल्के हल्के रंग के बालों से ढके होते हैं। इसकी वजह से इसे हैरी येती क्रैब भी कहा जाता है।
तो हेरिएटी क्रैब क्रस्टेशियन में ही आते हैं, लेकिन ये कठोर पदार्थों को नहीं खाते, ना ही खाद्य पदार्थों को खाते हैं। खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है जो खाई जाती है या फिर जो खाने के लायक है। ये क्रैब इसे भी नहीं खाते हैं। अबे तो खाते क्या है, जीवित कैसे रहते हैं? सबर तो कर। देख, इनका खाने का सोर्स बैक्टीरिया होता है जो येती क्रैब के बालों में मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया को ही सिर्फ खाते हैं और कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देता होगा, तो खत्म करने के बाद क्या खाता होगा? तो इसका जवाब है कि हेरिएटी क्रैब बैक्टीरिया को खाने के लिए अपने बालों की मदद से उन्हें खींचता है। तो कुछ बैक्टीरिया बालों में ही फंस जाते हैं, और येती क्रैब खींचते समय ऐसा तो नहीं है जितने बैक्टीरिया उसके शरीर पे मौजूद है सबको खींचता होगा, कुछ बैक्टीरिया बच भी जाते होंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी बैक्टीरिया मौजूद है उसके शरीर पे सबको खत्म नहीं करता, और जो बैक्टीरिया बच चुके हैं ये नए बैक्टीरिया उसके शरीर पे बनाते रहते हैं, और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और यही रीजन है कि हेरिएटी क्रैब के शरीर से सभी बैक्टीरिया खत्म नहीं होते। और कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि हेरिएटी क्रैब अपने जरूरत के अनुसार दूसरे जीवों को भी खाता है। अब आप सोचोगे कि येती क्रैब पे बैक्टीरिया आते कहाँ से? हम तो ना सोचे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। बैक्टीरिया का आने का रीजन है समुद्री पानी, खाने की चीजों से और समुद्री जीवों द्वारा पैदा किए जाते हैं। यही रीजन है कि हेरिएटी क्रैब पे ये बैक्टीरिया अलग अलग प्रजातियों की होती है, जैसे वाइब्रियो एसपीपी, स्यूडोमोनास एसपीपी और स्टेफाइलोकोकस एसपीपी। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकस एसपीपी। ये सभी बैक्टीरियो की स्पीसीज है, और इसका साइंटिफिक नाम तो मैंने बता ही दिया, कीवा हिर्सुटा। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला एक और येती क्रैब है जिसका नाम है कीवा टाइलरी, जो कि गहरे समुद्र में होता है, जहाँ एकदम समुद्र के नीचे गर्म पानी होता है ना, वहाँ होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब आप सोचोगे कि समुद्र के नीचे गर्म पानी कैसे होता होगा, तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि अर्थ के अंदर से भी गर्मी हीट निकलती है, जिसे जियोथर्मल एक्टिविटी कहते हैं, जिसकी मदद से समुद्र का नीचे का पानी गर्म होता है, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स या थर्मोडायनेमिक वेंट्स कहते हैं। कीवा टाइलरी क्रैब 2300 मीटर मतलब 7545 फीट की गहराई में पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ही रहना पसंद करते हैं। और रही बात इनके खाने और बॉडी स्ट्रक्चर की, तो ये कीवा हिर्सुटा हेरिएटी क्रैब के जैसा ही है। इसके शरीर पर भी हेयर है और ये भी बैक्टीरिया को ही खाता है। तो यही वीडियो होता है समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और ज्यादा चुल मस्ती हो तो कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।